अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में मैं आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी से क्या मुराद है और फाइनली पावर ऑफ ए सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। ऐसी फोर्सेस जिसके इन्फ्लुएंस में आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी और अगेन पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होंगी जिनके इन्फ्लुएंस में आप अपने सिस्टम की एनर्जीज़ को डिफरेंस में लिख सकेंगे इनिशियल पॉइंट के और फाइनल पॉइंट के, यानी कि इन बिटवीन प्रोसेस में क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जस्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए। इट इज़ रिवर्सेबल। इस केस के अंदर रिवर्सेबल से मुराद ये है कि पहले काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी और दोबारा पोटेंशियल एनर्जी से आप काइनेटिक एनर्जी में आ सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ बॉडी है, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाथ कौन सा फॉलो किया गया है, ये जस्ट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरीके से इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो टोटल वर्क डन ज़ीरो होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हेन ओनली फोर्सेस दैट डू वर्क आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ कांस्टेंट। इसमें यह कहा गया है कि अगर सारी की सारी फोर्सेस जो कि किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं वो कंजर्वेटिव हैं तो आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी के कांस्टेंट होने का ये मतलब है कि ये सम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो अभी आपने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। उनकी पहचान ये है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आपका वर्क डन रिवर्सेबल होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी को अगेन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकेगा। ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये जस्ट डिपेंड करेंगी आपके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डिफरेंस या इन दोनों के ऊपर जस्ट डिपेंड करेंगी। इन बिटवीन कौन सा पाथ फॉलो किया गया है उसके ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। और फाइनली उसमें यह है कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो उस केस में वर्क डन ज़ीरो होगा। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो आइए उसके लिए स्लाइड देखते हैं। द वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, यानी कि ये फोर्स डिपेंड करेगी कि कौन सा पाथ लिया गया है। द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो। क्लोज्ड पाथ का ये मतलब है कि अगर आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो वर्क डन नॉन जीरो होगा, जबकि कंजर्वेटिव के फोर्स में ये जीरो था। इसी तरीके से द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। वी डिफाइन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमने नॉन कंजर्वेटिव के केस में देखा कि अगर आपके पास दो पॉइंट सेम है और अगर आप एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे या वर्क डन निकालेंगे तो वो नॉन ज़ीरो आएगा। तो आइए एक फिजिकल एग्जांपल से हम देखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किस तरीके से एक्ट करती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ डिपेंडेंट होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी है, आप इसको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मूव करवाना चाहते हैं। आपके पास इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट पाथ हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो पाथ लिए गए हैं। एक पाथ है ब्लू लाइन का जो ए से बी तक बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। इसी तरीके से दूसरा पाथ है रेड लाइन का जो कि ए से बी तक एक किसी सर्कल की शेप में आ रही है। अगर आप वर्क डन निकालेंगे फ्रिक्शन की वजह से जो कि पॉइंट ए से बी तक आ रहा है और एक पॉइंट ए से बी तक आ रहा है रेड लाइन को फॉलो करते हुए, ये दोनों वर्क डन डिफरेंट आएंगे बिकॉज
ब्लू लाइन के केस में फ्रिक्शन थोड़ी है और रेड लाइन के केस में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स के दो पॉइंट सेम है लेकिन डिफरेंट पाथ को फॉलो करने से डिफरेंट वर्क डन आया है, तो इट मीन्स कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और यहाँ पे फोर्स कौन सी थी जो हमने कंसीडर की है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को किसी सिस्टम में डिफाइन किया जा सकता है। अगर आपसे ये कहा जाए किसी जगह पे वर्क डन कैलकुलेट करके आप ये बताएं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि आप दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर या दो सेम पॉइंट्स के ऊपर दो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए वर्क डन निकालेंगे। अगर वो वर्क डन सेम आया तो इट मीन्स कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वो दो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए दो डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आइए अब हम इस फिजिकल कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से फिजिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करने में हमें मदद दे सकता है। इन ए रीजन ऑफ स्पेस द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज एफ सी ऑफ एक्स जे, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड ए स्क्वायर लूप इन द एक्स वाई प्लेन, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द फोर्स एफ ड्यूरिंग द काउंटर क्लॉकवाइज ट्रिप अराउंड द स्क्वायर। इज दिस फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? यानी कि इस केस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी है सी ऑफ एक्स इंटू जे, तो आपने ये बताना है कि काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी वर्क डन हुआ है और जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो सबसे पहले ये देखिए कि वर्क डन के लिए आपके लिए पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, एक फोर्स और एक लेंथ का कंपोनेंट, यानी कि फोर्स एफ और लेंथ कंपोनेंट डी एल। अगर यहाँ से यहाँ यानी कि 0 0 से L0 के ऊपर जाते हुए आप देख सकते हैं कि लेंथ एलिमेंट डी एल की डायरेक्शन ये है और इस केस में जो फोर्स गिवन है वो ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि वर्क डन जो होगा एफ डॉट डी एल ये 0 होगा, बिकॉज कि इन दोनों में जो एंगल आ रहा है वो कॉज ऑफ 90 का आ रहा है और कॉज ऑफ 90 0 होता है। इसी तरीके से अगर आप L0 से LL के ऊपर जा रहे हैं तो इस केस में आपका जो लेंथ एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है CL²। इसी तरीके से थर्ड केस को देखिए, ये वाला, इस केस में लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ये है और अगेन आपके पास फोर्स इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वर्क डन यानी कि F3 या W3 यहाँ पे 0 होगा, जो कि ये लिखा गया है। फाइनली जो लास्ट पोर्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि लेंथ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है DL की और यहाँ पे फोर्स 0 है, कोई फोर्स लग ही नहीं रही, तो यहाँ पे भी वर्क डन आपके पास 0 आएगा, W4 0 आ गया। तो इट मीन्स कि अगर आपने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है 0 0 से L0, L0 से LL, LL से 0L और फाइनली 0L से 0 0 का, तो आपको ये तमाम 4 वर्क डन ऐड करने पड़ेंगे, जो कि आपको यहाँ पे ये रिज़ल्ट दे रहे हैं CL²। ये टोटल वर्क डन आ गया। इसी तरीके से इस एग्जांपल का दूसरा पार्ट ये था कि आपने ये बताना था कि ये फोर्स जो है जो कि लग रही है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स की एक पहचान ये थी कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो आपके पास वर्क डन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक हमने क्लोज्ड लूप के अंदर वर्क डन कैलकुलेट किया है, यानी कि हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था सब वर्क डन को ऐड करके हम दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे वर्क डन आपके पास 0 नहीं है, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो इट मीन्स कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कि दो सेम पॉइंट्स के ऊपर आपने वर्क डन टोटल कैलकुलेट किया है और वो 0 नहीं आ रहा, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी कंजर्वेटिव फोर्स या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, और ये फिज़िक्स का या क्लासिकल मैकेनिक्स का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिज़िक्स के अंदर आप जब भी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि टोटल सिस्टम के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं,
तो हम ये देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी टोटल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, तो इट मीन्स कि मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्व रहने का ये मतलब है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा सेम रहेगी, यानी कि किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन किसी भी पॉइंट के अंदर इन दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और अगर आप इसके अंदर दूसरी एनर्जीज भी इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी कि फ्रिक्शनल एनर्जी भी इंक्लूड करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरीके से करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल एनर्जी, इन तीनों का सम ये किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी सिस्टम के अंदर हमेशा सेम वैल्यू देगा, एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, और इस चीज़ को हम कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो आइए इसके लिए एक स्लाइड देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो वर्क डन है वो बराबर है डेल्टा यू इंटरनल, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और ये आया कैसे है कि ये एक एक्सपेरिमेंट्स है जिसके अंदर उसने ये बताया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, यानी कि ये वो केस है जिसके अंदर आप फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर से अगर आप डब्ल्यू अदर की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा कि 1 है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1, U1 है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, डेल्टा U है आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, K2 है आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 और U2 है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। आपने पहले डिफाइन कर दिया था कि डेल्टा K क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से डेल्टा U है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और इन सब रिलेशंस को आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा K प्लस डेल्टा U प्लस डेल्टा U इंटरनल, और इन तमाम का सम ज़ीरो आएगा। इट मीन्स कि ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हमेशा ज़ीरो आएगी। चेंज का मतलब ये है कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करेंगे तो उन दोनों पे वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, सिर्फ इसी सूरत के अंदर आपके पास ये टोटल सम ज़ीरो आएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई क्लोज सर्कल है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स ले लें A, B, C, D, अगर ये सिस्टम कंजर्व्ड है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो इट मीन्स कि इस पॉइंट के ऊपर आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल एनर्जी निकालें, और इस पॉइंट के ऊपर आप ये तीनों एनर्जीज निकालें, और इस पॉइंट के ऊपर निकालें या इस पॉइंट के ऊपर निकालें, इन तीनों का सम आपको एग्जैक्टली सेम वैल्यू देगा। और बीच में इस सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर सेपरेटली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इन तमाम एनर्जीज़ का सम लाजमी आपके पास एक सिंगल वैल्यू देगा। इस चीज़ को हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि इन तमाम एनर्जीज़ का सम ये आपके पास। अभी आपने देखा कि किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये अगर ज़ीरो के इक्वल है तो आपका सिस्टम कंजर्व्ड है, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इन तमाम एनर्जीज़ का सम आपको सिंगल वैल्यू देगा। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से फोर्स को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन को आप लिख सकते हैं F डॉट S, यानी कि F x ऑफ x इंटू डेल्टा ऑफ x। यहाँ पे फोर्स स्पेस डिपेंडेंट है, ये माइनस डेल्टा U के इक्वल है। इसी तरीके से अगर f ऑफ x को एक तरफ रहने दें तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा U ओवर डेल्टा x। और कैलकुलस की नोटेशंस में अगर आप इस चेंज को बहुत छोटा कर दें, यानी कि डेल्टा x को ज़ीरो के अप्रोच करवा दें, तो आपके पास ये डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, जिसको लिखा जा सकता है माइनस डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि फोर्स को लिखा जा सकता है डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप ये लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो सिमिलरली वाई डायरेक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जी डायरेक्शन के अंदर लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू जी। और फाइनली 3D के अंदर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स
आई यूनिट वेक्टर पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर, और इसको आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ यू। यहाँ पे ग्रेडियंट को डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर, यानी कि सिंपली फोर्स है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अप्लाइड टोटल फोर्स। अभी हमने देखा कि किस तरीके से फोर्स को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है, तो सिंपली फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम किसी भी सिस्टम की पावर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, किस तरीके से पावर को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिफाइन किया जा सकता है। पावर इज एक्चुअली द चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ आपके सिस्टम में एनर्जी में क्या चेंज लेके आ रहा है, ये डिफाइन करेगा आपकी यहाँ पे पावर को। तो आइए उसके लिए स्लाइड देखते हैं। टाइम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको डिफाइन किया जाता सकता है डी ई ओवर डी टी के साथ। और अगर आपने इंस्टेंटेनियस की बजाय एवरेज पावर निकालनी हो तो ये सिंपल लिखा जाएगा W ओवर डेल्टा टी, यहाँ पे W वर्क डन है और डेल्टा टी उस टाइम का चेंज है, यानी कि डेल्टा टी आएगा टी एफ माइनस टी आई। ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप एवरेज निकाल रहे हैं, यानी कि इन दो पॉइंट्स की एवरेज है कि इस पॉइंट्स के बीच में आपका वर्क डन किस तरीके से चेंज हो रहा है। और अगेन कैलकुलस को यूज़ करते हुए कि अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो इसको आप चेंज कर सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी के अंदर, यानी कि डेरिवेटिव के अंदर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर डब्ल्यू की आप वैल्यू डालें जो कि होती है एफ डॉट आर या एफ डॉट डी, तो आप एफ को अगर कंसीडर करें कि ये सिर्फ स्पेस डिपेंडेंट है और इसके ऊपर टाइम के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो आप डेरिवेटिव से बाहर ला सकते हैं। और डी आर बाई डी टी यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये वेलोसिटी होता है। तो पावर का हमारे पास एक रिलेशन आ गया है एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स टाइम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। इस तरीके से भी हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अब हमारे पास पावर के दो रिलेशंस आ गए हैं, एक है डी ई बाई डी टी और एक हमारे पास आ गया है एफ डॉट वी। सो अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं या जो भी हमने डेफिनेशंस देखी हैं, इसको हम एक फिजिकल एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आइए वो एग्जांपल देखते हैं। ए 3 किलोग्राम क्रेट स्लाइड्स डाउन ए रैंप, द रैंप इज़ 1 मीटर इन लेंथ। कि ये क्रेट है जो कि इस रैंप के ऊपर नीचे आएगा, इसकी जो लेंथ गिवन है वो 1 मीटर है। द क्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप। इसका क्या मतलब है, द क्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप, कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है, यानी कि इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर था, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, जिसको ये लिखा गया है। एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, यानी कि जो इसके पास फ्रिक्शन आएगी इस सरफेस की वजह से, इस सरफेस की वजह से वो 5 न्यूटन है। एंड कंटिन्यू टू मूव ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर आफ्टर इट लीव्स द रैंप, यानी कि ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसके बाद थोड़ा सा आगे भी मूव करेगा। यूज़ द एनर्जी मेथड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द क्रेट एट द बॉटम ऑफ रैंप, यानी कि बॉटम ऑफ रैंप का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी है, जिसको यहाँ पे इसने वी एफ कहा है। बाकी सब कुछ गिवन है। आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, जैसा कि इसमें देखा था आपने कि इसके अंदर फ्रिक्शनल एनर्जी इन्वॉल्व थी, तो आपने सब कुछ लिखना था, यानी कि डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर यहाँ पे वो इस केस में फ्रिक्शनल एनर्जी है। सबसे पहले डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट क्या है, हाफ एम वी एफ स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट क्या है, वी आई ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। इसी तरीके से डेल्टा यू देखिए, तो इनिशियली आप अगर देखें कि डेल्टा यू आपके पास है वाई आई, कोई भी डिस्टेंस कह लें आप उसको वाई आई कह दिया गया है, और फाइनली जिस टाइम पे ये सरफेस ऑफ अर्थ के साथ अटैच करेगा तो हाइट ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरीके से एफ के ऑफ डी लिखा गया है आपके पास फ्रिक्शनल एनर्जी को, तो यहाँ से
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वी एफ का रिज़ल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे सब वैल्यूज़ पुट करें जो कि आपको गिवन है सारी, तो आपके पास वी एफ का ये रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जो कि बिल्कुल इस रैंप ने कवर की है ज़मीन तक पहुँचते हुए, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुँचते हुए। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ फार डज द क्रेट स्लाइड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर इफ इट कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। उसने ये कहा है कि यहाँ से आगे के बाद, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के बाद ये जो स्ट्रेट मूव करेगा ये कहाँ तक जाएगा आगे, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम दोबारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो वो क्या आएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा ई इंटरनल इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस केस में सारी मूवमेंट अलॉन्ग दी सरफेस ऑफ अर्थ है, तो कोई हाइट नहीं है बॉडी के पास, तो इट मीन्स कि डेल्टा यू आपके पास 0 हो जाएगा, कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स दोनों पे 0 है। तो आपके पास जस्ट रह जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि फाइनल पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ऑब्वियसली ये बॉक्स यहाँ से मूव करते हुए इस पॉइंट तक आएगा, तो इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे वी एफ आपके पास 0 आ जाएगा, और वी आई आपके पास क्या होगा, वी आई बेसिकली ये वी एफ होगा जो कि आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप ये लिखेंगे 0 माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर प्लस इंटरनल एनर्जी एफ के ऑफ डी, और ये आपको गिवन है। यहाँ से आप डी निकालिए तो आपके पास आ जाएगा 1.94 मीटर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहले क्वेश्चन की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इस क्वेश्चन की इनिशियल वेलोसिटी है, और उसी की वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है 2.54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, और हमने उसको कुछ फिजिकल एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई किया। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।